अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने साइकोलॉजी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि साइकोलॉजी कौन कौन से एरियाज़ को स्टडी करती है या साइकोलॉजी को कितनी फील्ड्स या ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो आइए चले इन डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में साइकोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। तो क्योंकि ये एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन डिटेल आ जाती है, इसलिए इसको समझने में आसानी हो इसको डिफरेंट एरियाज़ के अंदर या ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। हर एरिया या ब्रांच के अंदर हम हमारा जो गोल होता है, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम बिहेवियर को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकें या कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं हर ब्रांच को। तो पहले हम जिस ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अ, हम क्या करते हैं कि इंसान के कोई भी बिहेवियर, थॉट या इमोशनल पैटर्न में मसला आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, माल अडाप्टिव हो, जिसकी वजह से उसकी रियल या जो डेली लाइफ रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उसको हम स्टडी करते हैं या उन बिहेवियर, थॉट्स या इमोशन को ठीक करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो मेन फोकस होता है वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर होता है, यानी कि इंसान का ब्रेन या नर्वस सिस्टम, उसके माइंड, उसके मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, या अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी दिमाग पे चोट लगने की वजह से उसके बिहेवियर या फिर उसके मेंटल प्रोसेसेस पे क्या फ़र्क आया है या क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं, किस तरह से उसका ब्रेन, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी पूरी बॉडी, उसके बिहेवियर, उसके मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट जिस ब्रांच को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये हम बेसिकली इंसान के मेंटल प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं कि अगर वो सोच रहा है तो उसके सोचने का क्या तरीका है, वो चीज़ों को परसीव कर रहा है तो कैसे परसीव करता है, अगर डिफरेंट प्रॉब्लम्स है तो वो उन्हें कैसे सॉल्व करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है और वो कितना अटेंटिव है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम जिस ब्रांच को स्टडी करने जा रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि इंसान की या स्टूडेंट की लर्निंग कैसी है, ठीक है, उसकी लर्निंग जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, वो अच्छा लर्न कर रहा है या वो अच्छा नहीं लर्न कर पा रहा है, उसकी क्या वजह है। तो हम ऐसे में उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके कॉग्निटिव मेथड्स को देखते हैं कि वो चीज़ों को लर्न करने के लिए किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को देखना या उसे इम्प्रूव करना, किस तरह से उसे इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट या अपने क्लाइंट की मेंटल हेल्थ को देख रहे होते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसे किसी किस्म की कोई इलनेस तो नहीं है, उसकी डेली लाइफ रूटीन किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, ओवरऑल उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी इमोशनल और बिहेवियरल हेल्थ को देखा जाता है, कहीं किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना हो रहा हो। तो ओवरऑल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को, उसके ट्रीटमेंट को, कि कैसे अगर कोई मसला है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आ जाती है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंसान की ग्रोथ को देख रहे होते हैं, स्पेशली उसके अर्ली डेज़ को, कि उसके जो अर्ली डेज़ ऑफ इन्फेंसी थे उसमें उसकी फिज़िकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव ग्रोथ कैसी रही है। अगर किसी फेज़ में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या इशू होता है तो वो उसको इम्प्रूव या ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मेजर फोकस होता है वर्क प्लेस के ऊपर, कि किस तरह से हम जो है वो वर्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या किस तरह से एक बेस्ट एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल उसकी जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में
लोगों की थॉट्स, उनके बिहेवियर और उनके इमोशंस को देख रहे होते हैं जो दूसरे लोगों की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हों। ठीक है, ओवरऑल अगर कोई ग्रुप है तो हम उसके एटीट्यूड्स को देखते हैं, उसके ओपिनियंस देखते हैं कि किसी दूसरे ग्रुप या उनके अपने ग्रुप मेंबर्स के बारे में किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे से परसुएड हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इन डिटेल सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका फोकस इस चीज़ पे होता है कि जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम किस तरह से उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो सकती है। क्या चीज़ें हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिव बना सकती है, प्लेयर्स के मोराल को इंक्रीज़ कर सकती हैं, इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ओके, जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है वो है हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर किसी किस्म की कोई फिज़िकल हेल्थ इशू है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर वगैरह या कुछ है, उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं, ओवरऑल उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी वेल-बीइंग के ऊपर काम करते हैं। अनदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्रिमिनल्स के बिहेवियर, उनके माइंडसेट को स्टडी किया जाता है और केसेस सच एज़ चाइल्ड कस्टडी वगैरह इन चीज़ों को भी देखा जाता है। और अगर कोई क्रिमिनल है तो किस तरह से उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रीजनिंग वगैरह के ऊपर। ओके जी, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। अब पर्सनालिटी साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ओवरऑल इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को देख रहा होता है कि इसकी पर्सनालिटी ग्रेजुअली कैसे डेवलप हुई है, या अगर उसकी पर्सनालिटी के कुछ इश्यूज हैं तो उनको कैसे इम्प्रूव या डील किया जा सकता है। उसकी पर्सनालिटी की ट्रेड्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे होते हैं और क्या वजूहात है कि इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है या वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। इन सारी चीज़ों को पर्सनालिटी साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो कि है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इंसान की जो भी कंडीशंस होती हैं, उसके बिहेवियर या उसके जो मेंटल प्रोसेसेस वगैरह हैं, उसको साइंटिफिकली रिसर्च बेस अप्रोच के ज़रिए से स्टडी करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल इंसान की मेमोरी के वो चीज़ों को कैसे याद करता है, उसकी ज़हानत, उसकी सेंसेशन, चीज़ों को परसीव करने का तरीका वगैरह वगैरह को इन डिटेल स्टडी किया जाता है। ओके, लास्ट हम जिस ब्रांच को इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट की वजह से किस तरह से जो है वो ह्यूमंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को इन डिटेल स्टडी करना इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, या कैसी इन्वायरमेंट हो कि इंसान जो है वो भी हेल्दी रहे और इन्वायरमेंट भी। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर तो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी माइंड में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो से तो आप बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।